ऊपर रूम में पहुंचकर दक्ष ने आरोही को सीधे बेड पर फेंक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया और बिना एक सेकंड का समय गवाए उसे किस करने लगा। दक्ष उसे बहुत ही पैशनेटली किस कर रहा था। आज की किस हर किस से अलग थी। इस किस में दक्ष की चाहत साफ नजर आ रही थी। दक्ष आज चाह कर भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। वैसे भी वो आरोही से प्यार करता था। उसने कितने साल आरोही का इंतजार किया था, जिस वजह से उसका कंट्रोल खुद पर से छूटने लगा था। वो आरोही को खुलकर प्यार करना चाहता था, उसे अपने अंदर फील करना चाहता था और उसे फील करवाना चाहता था कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है। दक्ष तब तक उसे किस करता रहा जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हो गया। उसके बाद उसके होठों को छोड़कर उसकी गर्दन पर किस करने लगा। किस करने के साथ साथ वो उसकी गर्दन को अपनी जीभ से लीक भी कर रहा था, जिससे आरोही के शरीर में अजीब से सनसनी पैदा हो रही थी और उसे गुदगुदी भी हो रही थी। किस करने के साथ दक्ष अपना एक हाथ आरोही के टॉप के अंदर लेच गया और उसकी कमर को सहलाने लगा। वही उसका दूसरा हाथ आरोही की पूरी बॉडी पर घूम रहा था और वो उसके हर एक कर्व्स को एक्सप्लोर कर रहा था। वही दक्ष का इस तरह छूना आरोही को बहुत अच्छा लग रहा था। उसने अपना एक हाथ दक्ष की गर्दन के चारों लपेट रखा था और दूसरे हाथ से दक्ष के बालों को सहलाने लगी। तभी आरोही के मुंह से एक चीख निकल गई क्योंकि दक्ष ने उसे किस करते करते काट लिया। दक्ष के काटने से आरोही की पकड़ उसके बालों में कस गए। उसकी दिल की धड़कन एकदम से तेजी हो गए। वही दक्ष भी ये साफ महसूस कर सकता था, जिसे महसूस करते ही दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन उसने जल्दी से उसे छुपा लिया। दक्ष ने आरोही की तरफ देखा जो जोर जोर से सांस ले रही थी और अपनी बड़ी धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर दक्ष धीरे से आरोही के ईयर लॉब्स को बाइट करते हुए अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोला, वाइफी आई वॉन्ट यू। वही दक्ष के मुंह से ये सुनकर आरोही की सांस एकदम से थम गए। उसे समझ नहीं आया कि वो दक्ष की बातों का क्या जवाब दे। आरोही को पता था कि दक्ष बहुत टाइम से उसके साथ इंटीमेट होना चाहता है, उसे प्यार करना चाहता है, पर वो हमेशा अपने आप को ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि वो अभी उसके लिए तैयार नहीं थी। दक्ष आरोही के चेहरे के बदलते भाव को साफ देख सकता था और ये देखकर वो समझ गया था कि आरोही अभी इसके लिए तैयार नहीं है। दक्ष को पता था कि आरोही अभी इन सब के लिए रेडी नहीं है, पर वो भी क्या करे। वो जब भी आरोही के क्लोज रहता था तो वो अपना कंट्रोल खोने लगता था। उसे नहीं पता था कि वो कब तक खुद को कंट्रोल कर पाएगा। वो भी एक आदमी था, उसकी भी कुछ डिसाइजर थी। भले ही वो कभी किसी लड़की के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था क्योंकि आरोही वो पहली लड़की थी जो उसके इतने करीब आ पाए थी। उसे नहीं पता था कि आरोही में ऐसा क्या है और क्यों उसके करीब होने से वो अपना कंट्रोल खोने लगता था, पर दक्ष इतना जानता था कि आरोही ही वो पहली और आखिरी लड़की थी जो उसे अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर सकती थी। वो उसका अभी का नहीं, बचपन का प्यार थी। उसने जब पहली बार उसे देखा था तभी उसने सोच लिया था कि वो आगे चलकर आरोही ही उसकी बीवी बनेगी। दक्ष उसे पूरी तरीके से अपना बनाना चाहता था, उसे महसूस करना चाहता था। वो आरोही को दिखाना चाहता था कि वो उससे कितना प्यारा करता है, पर वो ये सब आरोही की मर्जी से करना चाहता था। वो चाहता तो आरोही को इस चीज के लिए फोर्स भी कर सकता था और आरोही कुछ नहीं कर पाती, पर उसे का सिर्फ शरीर नहीं उसका दिल भी चाहिए था। दक्ष को पता था अगर उसने ऐसा किया तो वो उसके शरीर को तो पा लेगा, पर आरोही को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा। दक्ष ने जैसे तैसे खुद को शांत किया और वहां से जाने लगा। दक्ष को जाता देख आरोही एक पल के लिए घबरा गए। उसे लगा कि उसके इस तरह मना करने से दक्ष उससे नाराज हो गया क्योंकि वो अभी भी उसके साथ इंटीमेट होने के लिए तैयार नहीं है। आरोही जल्दी से दक्ष का हाथ पकड़ते हुए बोली, अभी आप कहाँ जा रहे हो? वही दक्ष आरोही की आंखों में डर साफ देख सकता था। ये देखकर दक्ष ने एक गहरी सांस ली और फिर उसे गले लगाते हुए बोला, कहीं नहीं वाइफी। ये बोलकर वो वही आरोही के बाजू में लेट गया। वही आरोही दक्ष के बातों के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों वो हर बार दक्ष के साथ इंटीमेट होने वाली बात सुनकर वो घबरा जाती थी। उसे पता था कि दक्ष उसका हस्बैंड है और वो उससे बहुत प्यार करती है और आज नहीं तो कल उसके बिछे होना ही है, पर भी पता नहीं क्यों वो अभी इसके लिए तैयार नहीं हो पा रही थी। शायद पिछले जन्म का डर उसके मन से अभी तक गया नहीं था। पिछले जन्म में वो जब दक्ष के साथ इंटीमेट हुई थी वो नशे में थी, जिस वजह से उसे उस रात का कुछ याद नहीं था। लेकिन अगले दिन जब वो उठी तो उसके शरीर में भयानक दर्द था और दर्द इतना भयानक था कि आरोही सोचकर ही कौंप जाती थी। उसे याद था कि वो एक हफ्ते तक चल नहीं पाई थी। दक्ष ने उसकी ये हालात कर दी थी जिस वजह से आरोही को दक्ष के साथ इंटीमेट होने में डर लग रहा था क्योंकि वो फिर से वो दर्द महसूस नहीं करना चाहती थी।
पर अब की सिचुएशन पहले से बहुत अलग थी। आरोही को दक्ष पर पूरा भरोसा था कि वो कभी भी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन फिर भी वो अपने आप को कन्विंस नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब ये सब देखकर आरोही इस बात का भी डर था कि कहीं उसके इस बार बार मना करना से दक्ष गुस्सा हो गया तो, वो उससे नाराज हो गया तो वो क्या करेगी। नहीं नहीं, वो ऐसा रिस्क नहीं ले सकती थी। फिर उसने दक्ष की तरफ देखा जो अपनी आंखें बंद करके शांति से लेता हुआ था। फिर कुछ सोचते हुए आरोही दक्ष के ऊपर आ गई। वहीं आरोही को इस तरह अचानक अपने ऊपर देखकर दक्ष हैरान हो गया। उसने उसी हैरानी में आरोही की तरफ देखा जो उसे ही अपनी घनी पलकें झपका कर देख रही थी। लेकिन दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस आरोही को देखता रहा। वो देखना चाहता था कि उसकी छोटी सी बीवी के दिमाग में कौन सी खुरापाती चल रहा है। आरोही ने एक नज़र दक्ष की तरफ और खुद को हिम्मत देते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष के शर्ट के बटन खोलने लगी। वही आरोही को ऐसा करता देख दक्ष ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला, वाइफी तुम आग से खेल रही हो। पर आज आरोही रुकने वाली नहीं थी। उसने दक्ष की बातों को पूरी तरह इग्नोर किया और वैसे ही दक्ष के शर्ट के सारे बटन खोल दिए और उसके शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। फिर उसने अपने ठंडे होंठ दक्ष की मुस्कुलर छाती पर रख दिए और उसे किस करने लगी। वही आरोही के इस तरह करने से दक्ष की सांसें बेकाबू होने लगे। जैसे जैसे आरोही के होंठ उसके बॉडी पर घूम रहे थे वो अपना कंट्रोल खोते जा रहा था। दक्ष फिर अपनी बड़ी धड़कनों को कंट्रोल करते हुए बोला, वाइफी मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, वाइफी तुम आग से खेल रही हो, रुक जाओ वरना तुम पछताओगी। पर आरोही ने दक्ष की बातों को सीरियसली नहीं लिया और वैसे ही दक्ष को किस करती रही। किस करने के साथ ही साथ वो दक्ष को काट भी रही थी। वो अपने दोनों हाथों से दक्ष की बॉडी को भी एक्सप्लोर कर रही थी। आरोही को इन सब चीजों का कोई एक्सप्रेशंस नहीं था और न ही उसे पता था कि ये सब कैसे करते हैं, तो वो वही कर रही थी जो दक्ष उसके साथ करता था। वो देखना चाहती थी कि क्या दक्ष को भी वैसा ही महसूस होता है जैसे उसे होता है जब वो उसके साथ ही सब करता था। फिर आरोही ने अपना एक हाथ दक्ष के पैंट के ऊपर रख दिया। बस दक्ष अब खुद को और नहीं रोक सकता था। उसने जल्दी से आरोही को पकड़कर बेड पर लेटा दिया, खुद उसके ऊपर आ गया। वही ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पहले तो आरोही को कुछ समझ नहीं आया और जब उसे समझ आया तो उसने दक्ष को खुद के ऊपर पाया। और ये देखकर वो नाराज हो गई क्योंकि उसे अभी तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था। वो जानना चाहती थी कि क्या दक्ष को भी वैसे ही फील होता था जैसे उसे होता था जब दक्ष उसके करीब आता था। पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही दक्ष ने अपने होंठ उसके होंठ के ऊपर रख दिए और उसे किस करने लगा। दक्ष उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। दक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आरोही को पूरा का पूरा निगल जाना चाहता हो। बहुत देर किस करने के बाद भी दक्ष उससे दूर नहीं हुआ और उसे वैसे ही किस करता रहा। पर जब आरोही को कब और बड्स नहीं हुआ तो वो दक्ष को खुद से दूर करने लगी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष को मार रही थी पर दक्ष के ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं थी, इसलिए वो दक्ष को हिला भी नहीं पा रही थी। तो दूर करना तो बहुत दूर की बात थी। वही दक्ष ने जब ये देखा कि आरोही उसे खुद से दूर कर रही है तो उसने अपने एक हाथ से उसके दोनों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया और फिर से उसे किस करने लगा। वो तब तक आरोही को किस करता रहा जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो गया। और जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया तो उसने आरोही को छोड़ दिया और उसे गले लगा लिया और वही दक्ष के छोड़ते ही आरोही जोर जोर से सांस लेने लगी। दक्ष ने अब काफी हद तक खुद को कंट्रोल कर लिया था, इसलिए वो रुक गया था। क्या आज फाइनली दक्ष और आरोही एक हो जाएंगे या आरोही फिर से उसे रोक देगी। आरोही ने अपना एक हाथ दक्ष के पैंट के ऊपर रख दिया। बस दक्ष अब खुद को और नहीं रोक सकता था। उसने जल्दी से आरोही को पकड़कर बेड पर लेटा दिया, खुद उसके ऊपर आ गया। वही ये सब इतनी जल्दी हुआ कि पहले तो आरोही को कुछ समझ नहीं आया और जब उसे समझ आया तो उसने दक्ष को खुद के ऊपर पाया। और ये देखकर वो नाराज हो गई क्योंकि उसे अभी तक अपने सवालों का जवाब नहीं मिला था। वो जानना चाहती थी कि क्या दक्ष को भी वैसे ही फील होता था जैसे उसे होता था जब दक्ष उसके करीब आता था। पर वो कुछ बोलती उससे पहले ही दक्ष ने अपने होंठ उसके होंठ के ऊपर रख दिए और उसे किस करने लगा। दक्ष उसे बहुत ही पैशनेट तरीके से किस कर रहा था। दक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आरोही को पूरा का पूरा निगल जाना चाहता हो। बहुत देर किस करने के बाद भी दक्ष उससे दूर नहीं हुआ और उसे वैसे ही किस करता रहा। पर जब आरोही को कब और बड्स नहीं हुआ तो वो दक्ष को खुद से दूर करने लगी। वो अपने छोटे छोटे हाथों से दक्ष को मार रही थी पर दक्ष के ताकत के सामने वो कुछ भी नहीं थी, इसलिए वो दक्ष को हिला भी नहीं पा रही थी। तो दूर करना तो बहुत दूर की बात थी। वही दक्ष ने जब ये देखा कि आरोही उसे खुद से दूर कर रही है तो उसने अपने एक हाथ से उसके दोनों को पकड़कर उसके सिर के ऊपर कर दिया और फिर से उसे किस करने लगा। वो तब तक आरोही को किस करता रहा जब तक वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हो गया।
और जब वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो गया तो उसने आरोही को छोड़ दिया और उसे गले लगा लिया और वही दक्ष के छोड़ते ही आरोही जोर जोर से सांस लेने लगी। दक्ष ने अब काफी हद तक खुद को कंट्रोल कर लिया था, इसलिए वो रुक गया था। दक्ष के रुकते ही आरोही कसमसाने लगी और उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश करने लगी। वही आरोही को कसमसाता देखकर दक्ष की पकड़ आरोही पर कस गए। उसने खींचकर आरोही को अपने ऊपर किया और अपने दोनों हाथ आरोही के कमर के चारों ओर लपेटते हुए बोला, वाइफी हिलो मत वरना मैं सच में इस बार अपने आप को कंट्रोल खो दूंगा। दक्ष की बात सुनकर आरोही की फिर बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं हुए। आरोही को शांत देखकर दक्ष के चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई। उसने वैसे ही श्रेया को गले लगाए अपनी आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद जब उसे श्रेया की गर्म सांसें उसे अपनी गर्दन पर महसूस हुई तो उसने अपना सिर नीचे करके देखा तो पाया कि उसकी प्यारी वाइफ उसे गले लगाकर शांति से सो रही थी। दक्ष ने बड़े ध्यान से आरोही को बेड पर लेटाया जैसे वो कोई मोम की गुड़िया हो, फिर उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर रूम टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया, क्योंकि जब भी वो उसके पास नहीं होता था तो वो सोते समय ब्लैंकेट फेंक देती थी। आरोही को सोते समय हाथ पैर चलाने की आदत थी जैसे वो बेड पर कुश्ती लड़ रही हो। पहली तो दक्ष को ये बहुत अजीब लगता था, मतलब कोई सोते समय भी शांत नहीं रह सकता था, पर ये उसकी प्यारी वाइफ थी जो कुछ भी कर सकती थी। जब भी वो आरोही को गले लगकर ही सोता था तो वो हिल नहीं पाती थी, इसलिए वो उस समय तो हाथ पैर नहीं चला पाती थी, पर जब वो उसके पास नहीं होता था तो वो बेड पर कुश्ती लड़ती थी। दक्ष ने आखिरी बार आरोही के सोते चेहरे को देखा और फिर उसके होठों पर एक लाइट किस करके वहां से चला गया। दक्ष जैसे ही बाहर आया उसने देखा वंश पहले से ही उसका वहां इंतजार कर रहा है। वो समझ गया कि पक्का कोई जरूरी बात होगी, वरना वंश कभी भी इस समय नहीं आता, खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो आरोही के साथ हो। वंश को ये अच्छे से पता था कि दक्ष को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि जब आरोही उसके साथ हो तो कोई उसे डिस्टर्ब करे, इसलिए उसने पहले ही दक्ष को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया था कि उसे उससे कुछ जरूर बात बतानी है। उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो बिना बताए ही दक्ष की स्टडी में आ जाए, खासकर तब तो बिल्कुल भी नहीं जब उसकी मैडम उनके सर के साथ हो। उसे पता था अगर उसने ऐसा गलती से भी किया होता तो उसका ये जलाद बॉस उसे बिना एक सेकंड कर समय गवाए उसे गर्म खोलते पानी में फिकवा देगा। दक्ष सिर्फ और सिर्फ आरोही के लिए नर्म था और बाकी सबके लिए वो किसी जलाद से कम नहीं था। दक्ष ने कुछ नहीं कहा, बस सीधे जाके अपने चेयर पर बैठ गया। उसने एक नज़र वंश की तरफ देखा जैसे वो उसको बोलने इंतजार कर रहा हो। दक्ष का इशारा समझते ही वंश बोला, बॉस सिंघानिया फैमिली को मैडम के बारे में पता चल गया है और वो उनके बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा रहे हैं, पर उन्हें मैडम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। उन्होंने बस आपको किसी लड़की के साथ देखा है, पर उन्हें जल्द ही इसके बारे में पता चल जाएगा कि वो लड़की और कोई नहीं आरोही है। कुछ दिन पहले आरोही दक्ष को सरप्राइज करने उसके ऑफिस आ गए थी। वो अंदर नहीं गए थी इस डर से कि कहीं कोई उसे देख न ले, पर आरोही ने उस समय ये ध्यान नहीं दिया कि वहाँ सर्विलेंस कैमरा और उसमें सब रिकॉर्ड हो रहा है, और जब ये सब सिंघानिया परिवार को पता चली तो वो हैरान हो गए। वैसे भी ये कोई आम बात नहीं थी कि कोई लड़की दक्ष सिंघानिया से मिलने आए और दक्ष के साथ उस कार में वापस जाए। आरोही और दक्ष के शादी के बारे में ज्यादा लोग को नहीं पता था। इस बारे में सिर्फ आरोही के मॉम डैड, सोनाली, दक्ष के दादा दादी और उसके कुछ भरोसेमंद आदमी, बस इन्हीं को उनकी शादी के बारे में पता था। वैसे दक्ष चाहता तो इसे अभी भी रोक सकता था और किसी को भी आरोही के बारे में पता नहीं चलता, क्योंकि अभी भी बहुत देर नहीं हुई थी, क्योंकि ये बात आरोही से रिलेटेड थी। तो वंश ने कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वंश दक्ष को जितनी जल्दी सो सके उतनी जल्दी ये बात बताने आ गया था। वंश के मुंह से ये बात सुनकर दक्ष को कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसे पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि आरोही के इस तरह आने से सबको इस बारे में पता चल ही जाएगा। वैसे तो दक्ष का कोई इरादा नहीं था कि वो सिंघानिया फैमिली से आरोही को छुपा कर रखे। वो उसकी पत्नी थी, वो चाहता था कि सबको इस बारे में पता था। वैसे भी वो दक्ष सिंघानिया था, उसे किसी से भी डरने की जरूरत नहीं थी और न ही उसकी वाइफ को। वैसे भी सब उससे डरते थे, वो किसी से नहीं डरता था। वो बस आरोही के बारे में अभी किसी को पता नहीं चलने देना चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि आरोही शांति से अपने लाइफ जिए, क्योंकि वो अभी इन सब चीज के लिए बहुत छोटी थी। वैसे भी बोलते हैं जितने बड़ा खानदान होता है वो उतना ही उलझा हुआ होता है, पर अब सबको आरोही के बारे में पता चल गया है तो अच्छा ही है। अब उसे किसी को भी आरोही के बारे में कुछ भी नहीं बताना होगा। वैसे तो दक्ष को पता था कि उसकी बीवी कोई भोली नहीं है, उसे दुनियादारी की बहुत समझ है और वो अपने उम्र से बहुत ज्यादा समझदार है। वैसे भी ये आरोही के लिए अच्छा ही होगा कि वो सिंघानिया फैमिली से मिले, उसे इन सब से बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा।
वैसे भी आगे चलकर उसे ही ये सब संभला था क्योंकि वो सिंघानिया परिवार की होने वाली मैडम थी। दक्ष कुछ सोचते हुए बोला, नहीं, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आज नहीं तो कल उन्हें आरोही के बारे में पता चलना ही था। फिर अपनी भयानक आवाज में बोला, लेकिन अगर किसी ने ये सोच कि आरोही मेरी कमजोरी है, वो उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये उनके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ये बोलते हुए दक्ष बहुत ही खतरनाक लग रहा था। दक्ष को इस तरह देखकर वंश कौंप गया। वो बस भगवान से ये दुआ कर सकता था कि कोई भी उनकी मैडम को चोट पहुंचने के बारे में न सोचा, वरना उसे भी नहीं पता था कि उसके सामने बैठा ये आदमी क्या करेगा। वो तो कभी कभी ये देखकर हैरान हो जाता था कि बॉस उनकी मैडम के लेकर कितने प्रोटेक्टिव थे। कोई भी उन्हें मैडम के साथ देख ले तो वो हैरान हुए बिना नहीं रह सकता था। कोई क्या, वो तो अभी भी दक्ष को आरोही के साथ देखकर हैरान हो जाता था, क्योंकि आरोही के सामने दक्ष एकदम केयरिंग और लविंग हस्बैंड बन जाता था। पर जब आरोही उसके आसपास नहीं होती थी तो वो पहली की तरह ही भयानक हो जाता था। उसका असौरा हमेशा की तरह खतरनाक हो जाता था। अगर कोई दक्ष को नहीं जानता हो तो भी वो उसे देखकर बता सकता था कि कोई आम आदमी नहीं है। वंश के वहां से जाने के बाद कबीर वापस अपने रूम में चला गया और उसने जैसा सोचा था आरोही का ब्लैंकेट बैग के नीचे पारा हुआ था। वो पूरे बेड पर फैल के बिना ब्लैंकेट के सो रही थी। ये देखकर दक्ष ने एक गहरी सांस ली। फिर वो बेड के पास गया। उसने नीचे से ब्लैंकेट उठाकर बेड की साइड में रख दिया। उसने एक नज़र आरोही की तरफ देखा और फिर उसके साइड में जाके लेट गया, उसे अपनी तरफ खींच लिया। आरोही को जैसे नींद में ही दक्ष के उसके पास होने का एहसास हो गया था, इसलिए वो जल्दी से दक्ष को ऊपर चढ़ गई और जल्दी से अपने आप को दक्ष के ऊपर एडजस्ट करके फिर से सो गई, क्योंकि उसे अब दक्ष के ऊपर सोने की आदत हो गई थी। वही ये देखकर दक्ष ने अपने और आरोही के ऊपर ब्लैंकेट डाला और कसकर आरोही को उसकी कमर से पकड़ लिया। वही दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले एक आदमी सोफे पर बैठा था और दूसरा आदमी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। सोफे पर बैठा हुआ आदमी बोला, क्या तुम्हें पता चला कि वो लड़की कौन थी? वो आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी बोला, वैसे ही अपना झुकाकर डरते हुए बोला, सर वो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, पर बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। ये सुनकर वो आदमी को गुस्सा आ गया, पर उसने खुद को शांत किया, क्योंकि उसे पता था कि दक्ष के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवाना इतना आसान नहीं था। वही अपने बॉस को गुस्से में देखकर वो आदमी ने अपना थूक निगल लिया। उसे डर था कि कहीं उसका बॉस उसे गुस्से में कुछ कर न दे। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उनका बॉस दक्ष सिंघानिया से कितनी नफरत करता था, पर वो उससे कितनी भी नफरत क्यों न करता हो, पर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे, क्योंकि दक्ष सिंघानिया कोई आम इंसान नहीं था। उसके बहुत सारे छिपे हुए राज थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो ऐसे ही इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान नहीं था। सोफे पर बैठा आदमी बोला, दक्ष सिंघानिया, जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लेता मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तुम ये मत सब सोचना कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है तो मैंने हार मान ली। नहीं, मैंने हार नहीं मानी है। संजीव शर्मा कभी भी नहीं हारता है। जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या सकता हूँ। संजीव शर्मा एक समय पर दक्ष का बहुत बड़ा बिजनेस राइवल हुआ करता था। दक्ष ने उससे उसका करोड़ों का प्रोजेक्ट छीन लिया, जिसमें उसने अपना सब कुछ लगा रखा था, जिस वजह से वो रातों रात रोड पर आ गया। उसके वजह से उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दिया और बच्चे के साथ उसे छोड़कर चली गई। तब से वो पागल हो गया था। वो इन सब का जिम्मेवार दक्ष को मानता था और उससे बदला लेना चाहता था, पर आज तक वो ऐसा कर नहीं पाया था। बदला लेना तो दूर की बात, वो दक्ष के नाखून को भी चोट नहीं पहुंचा पाया था, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। बल्कि समय के साथ उसके दिल में दक्ष की नफरत बढ़ती गई थी और अब वो इतनी बढ़ गई थी कि वो दक्ष को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। क्या संजीव शर्मा दक्ष को नुकसान पहुंचा में कामयाब हो पाएगा? अब आगे क्या होगा दक्ष और आरोही की जिंदगी में? वही दूसरी तरफ एक बड़े से बंगले एक आदमी सोफे पर बैठा था और दूसरा आदमी उसके सामने सिर झुकाकर खड़ा था। सोफे पर बैठा हुआ आदमी बोला, क्या तुम्हें पता चला कि वो लड़की कौन थी? वो आदमी की बात सुनकर दूसरा आदमी बोला, वैसे ही अपना झुकाकर डरते हुए बोला, सर वो अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है, पर बहुत ही जल्द पता चल जाएगा। ये सुनकर वो आदमी को गुस्सा आ गया, पर उसने खुद को शांत किया, क्योंकि उसे पता था कि दक्ष के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलवाना इतना आसान नहीं था। वही अपने बॉस को गुस्से में देखकर वो आदमी ने अपना थूक निगल लिया। उसे डर था कि कहीं उसका बॉस उसे गुस्से में कुछ कर न दे।
वो ये बात अच्छे से जानता था कि उनका बॉस दक्ष सिंघानिया से कितनी नफरत करता था, पर वो उससे कितनी भी नफरत क्यों न करता हो, पर वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे क्योंकि दक्ष सिंघानिया कोई आम इंसान नहीं था। उसके बहुत सारे छिपे हुए राज थे जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। वो ऐसे ही इंडिया का सबसे पावरफुल इंसान नहीं था। सोफे पर बैठा आदमी बोला, दक्ष सिंघानिया, जब तक मैं तुमसे बदला नहीं ले लेता मैं शांति से नहीं बैठूंगा। तुम ये मत सब सोचना कि तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है तो मैंने हार मान ली। नहीं, मैंने हार नहीं मानी है। संजीव शर्मा कभी भी नहीं हारता है। जब तक मैं तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा तब तक मैं शांति से नहीं बैठूंगा, भले ही इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कुछ भी। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं क्या सकता हूँ। संजीव शर्मा एक समय पर दक्ष का बहुत बड़ा बिजनेस राइवल हुआ करता था। दक्ष ने उससे उसका करोड़ों का प्रोजेक्ट छीन लिया जिसमें उसने अपना सब कुछ लगा रखा था, जिस वजह से वो रातों रात रोड पर आ गया। उसके वजह से उसकी बीवी ने उसे तलाक दे दिया और बच्चे के साथ उसे छोड़कर चली गई। तब से वो पागल हो गया था। वो इन सब का जिम्मेवार दक्ष को मानता था और उससे बदला लेना चाहता था, पर आज तक वो ऐसा कर नहीं पाया था। बदला लेना तो दूर की बात, वो दक्ष के नाखून को भी चोट नहीं पहुंचा पाया था, पर उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। बल्कि समय के साथ उसके दिल में दक्ष की नफरत बढ़ती गई थी और अब वो इतनी बढ़ गई थी कि वो दक्ष को बर्बाद करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वहीं दूसरी तरफ आर्या बेसुध होकर सड़क पर चल रही थी। उसके आंखों से झरने की तरह आंसू बह रही थी। आर्या को अपनी कीमत पर रोना रहा था। बचपन से उसने जो चाहा उसे वो कभी नहीं मिला। नहीं उसे कभी किसी का प्यार मिला, नहीं किसी का साथ। उसने आज तक जो कुछ भी किया था अपने मेहनत से हासिल किया था। यहाँ कि उसने अपने पढ़ाई भी खुद के बदौलत कंप्लीट की था। आर्या रोते हुए बोली, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस आपसे एक प्यार करने वाला पति मांगा था और आपने क्या दिया, एक ऐसा पति जिसे बस अपने आप से मतलब, उसे दूसरों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय पहले आर्या अपना काम कर रही थी कि तभी उसका होटल का मैनेजर उसके पास आया। उसने उससे कहा कि वो अब यहाँ और काम नहीं कर सकती है। ये सुनकर आर्या हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया कि उसे ऐसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। उसने ये जानने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो कि उसकी गलती क्या है, पर उसे उसका कोई जवाब नहीं मिला। पर शायद आर्या को अंदाजा हो गया था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अफसोस ये उसके पति की महरमी थी। रुद्रम जिस तरह उसे घूर रहा था, आर्या को पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो गया था, पर उसने ये उम्मीद नहीं कि रुद्रम उसे इस तरह रेस्टोरेंट से निकाल देगा। एक्चुअली मैं रुद्रम को आर्या का अमित के साथ इस तरह हंस हंस कर बात करना पसंद नहीं आया था, बल्कि सच तो ये था कि आर्या बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी। वो बस प्रोफेशनली अमित से स्माइल करके बात कर रही थी, पर रुद्रम की नज़र में ये हंस हंस कर बात करना ही था। रुद्रम के हिसाब से आर्या सिर्फ उसके साथ ही हंस हंस कर बात कर सकती थी क्योंकि वो उसकी बीवी थी, और ऊपर से उसे आर्या का उसे इस तरह इग्नोर करना भी बिल्कुल भी नहीं लगा। वो उसे इग्नोर करके दूसरे आदमी के साथ बात कर रही थी। रुद्रम ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए उसने मैनेजर से बोलकर आर्या को काम से निकाल दिया। वैसे भी ये उसका होटल था तो मैनेजर ने भी बिना कुछ बोले आसानी से उसकी बात मान ली। वैसे भी अगर ये रुद्रम का रेस्टोरेंट नहीं भी होता तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्रम अग्निहोत्री को मना कर सके, वो भी सिर्फ एक छोटी सी एम्प्लॉय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों क्यों बोलो भगवान जी क्यों? इतना बोलकर आर्या वही सड़क के बीचों बीच बैठकर रोने लगी। उसका बहुत मन कर रहा था कि ना रोए ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है वो, पर पता नहीं क्यों वो खुद को रोने से नहीं रोक पा रही है। उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। तभी आसमान एकदम से काला हो गया और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गए। बारिश की वजह से आर्या पूरी तरह से भीग गए। उसे अब चक्कर भी आने लगे थे, शायद से ज्यादा रोने की वजह से हो रहा था। आर्या ने खुद को संभाला और जमीन का सहारा लेकर खड़ी हो गई। वही कुछ दूर खड़ी कार आर्या की हर एक हरकत देख रही थी। जब उस शख्स ने आर्या की ऐसी हालात देखी तो उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। एक कार तेजी से आकर आर्या के ठीक बाजू में रुकी। वही अपने सामने एक कार को देख आर्या एकदम से चौंक गई और उसके कदम अपने आप ही पीछे हो गए। वो दूर जा पती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर कार के अंदर खींच लिया। उस शख्स ने कार का दरवाजा बंद किया और कार सड़क पर दौड़ा दिया। आर्या ने देखा कार के अंदर और कोई नहीं, उसी का रुद्रम है। ये देखकर आर्या ने कहा कि राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। ये याद आते ही उसे फिर से गुस्सा आ गया। आर्या ने कार का दरवाजा खोलना चाहा पर गेट नहीं खुला। ये देखकर आर्या दरवाजे पे मारते हुए बोली, दरवाजा
खोलिए, मुझे बाहर जाना है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा साथ ऐसा करने की, आर्या चिल्लाते हुए बोली। पर रुद्रम के ऊपर आर्या के बात का कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप वैसे ही कार चलाता रहा। आर्या ने जब देखा रुद्रम उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसे और गुस्सा आ गया और वो रुद्रम के कंधे पे मारते हुए बोली, मैंने कहा कार रोकिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मुझे पता है कि आपके वजह से मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। इतना बोल आर्या लगातार रुद्रम के बाजू पर मारने लगी और साथ ही साथ वो पता नहीं रुद्रम को क्या क्या बोले जा रही थी। आर्या की बकर बकर से रुद्रम अब तंग आ चुका था और उसके इस तरह मारने से उसे कार चलाने में परेशानी हो रही थी। पहले ही तेज बारिश की वजह से उसे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था और यहाँ आर्या उसे परेशान कर रही थी। तंग आकर रुद्रम ने ब्रेक लगा दिया। इस तरह अचानक ब्रेक लगने से आर्या खुद को संभाल नहीं पाए, उसका सिर बोनट से लगते लगते हुए बचा। आर्या चिल्लाते हुए, आप पागल हो गए हैं क्या? आर्या इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सबसे पहले उसने उसकी कमर पर अपना एक हाथ रखा और दूसरा उसकी सर के पीछे लगाकर उसे किस करना लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आर्या को कुछ रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। कहाँ वो अभी रुद्रम पर चिल्ला रही थी, उसे मार रही थी, और कहाँ अब वो उसकी बाहों में थी और रुद्रम उसे। और आर्या को जैसे ही ये एहसास हुआ कि रुद्रम उसके साथ क्या कर रहा है, उसने रुद्रम को धक्का देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रुद्रम की पकड़ आर्या पर इतनी मजबूत थी कि आर्या चाह कर भी रुद्रम को खुद से दूर नहीं पा रही थी। थक हार कर आर्या ने कोशिश करनी बंद कर ली, पर उसे अपनी लाचारी पर दुख हो रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी वो रुद्रम को नहीं रोक पा रही थी। रुद्रम ने तो आर्या को शांत करने के लिए किस किया था, पर धीरे धीरे उसकी किस और इंटेंस और पेशेंट होती जा रही थी। रुद्रम अपनी आंखें बंद किए बस आर्या के होठों को चूम रहा था। उसने अपनी बंद की तो उसके आंखों के सामने फिर से रेस्टोरेंट का वो सीन आ गया जहां आर्या अमित से हंसकर बात कर रही थी, और ये याद आते ही रुद्रम की पकड़ आर्या की कमर पर और मजबूत हो गई और उसे विल्दली किस करने लगा। अब रुद्रम आर्या के होठों को चूमने के साथ साथ काट भी रहा था, जिस वजह से आर्या को दर्द को अपने होठों पर दर्द हो रहा था। लेकिन आर्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रुद्रम को वो करने दिया जो वो करना चाहता था। तभी रुद्रम को अपने मुंह में कुछ नमकीन जैसा फील हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर आर्या की तरह देखा जो रही थी, और आर्या को इस तरह देख रुद्रम को अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस हुआ और उसने आर्या को एकदम से छोड़ दिया। रुद्रम के छोड़ते ही आर्या जोर जोर से सांस लेने लगी। ऐसा लग रहा था अगर रुद्रम अब उसे नहीं छोड़ता तो वो बेहोश हो जाती। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम ने भी अपना माथा उसके माथे से जोड़ लिया। इतने दिनों बाद रुद्रम को सुकून का एहसास हो रहा था जो पिछले कई दिनों से उसके पास नहीं था। आरोही कब उसका सुकून बन गई रुद्रम को पता ही नहीं चला। इन 1 महीने में रुद्रम ने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। आखिर उसका सुकून आर्या जो उसके पास नहीं थी, पर अब आर्या को अपने इतने करीब देखकर रुद्रम को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ आर्या बेसुध होकर सड़क पर चल रही थी। उसके आंखों से झरने की तरह आंसू बह रही थी। आर्या को अपनी कीमत पर रोना रहा था। बचपन से उसने जो चाहा उसे वो कभी नहीं मिला। नहीं उसे कभी किसी का प्यार मिला, नहीं किसी का साथ। उसने आज तक जो कुछ भी किया था अपने मेहनत से हासिल किया था। यहाँ कि उसने अपने पढ़ाई भी खुद के बदौलत कंप्लीट की था। आर्या रोते हुए बोली, भगवान मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने तो बस आपसे एक प्यार करने वाला पति मांगा था और आपने क्या दिया? एक ऐसा पति जिसे बस अपने आप से मतलब, उसे दूसरों की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं था। कुछ समय पहले आर्या अपना काम कर रही थी कि तभी उसका होटल का मैनेजर उसके पास आया। उसने उससे कहा कि वो अब यहाँ और काम नहीं कर सकती है। ये सुनकर आर्या हैरान हो गई। उसे समझ ही नहीं आया कि उसने ऐसा क्या किया कि उसे ऐसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। उसने ये जानने की चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न की हो कि उसकी गलती क्या है, पर उसे उसका कोई जवाब नहीं मिला। पर शायद आर्या को अंदाजा हो गया था कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अफसोस ये उसके पति की महरमी थी। रुद्रम जिस तरह उसे घूर रहा था, आर्या को पहले ही कुछ गलत होने का एहसास हो गया था, पर उसने ये उम्मीद नहीं कि रुद्रम उसे इस तरह रेस्टोरेंट से निकाल देगा। एक्चुअली मैं रुद्रम को आर्या का अमित के साथ इस तरह हंस हंस कर बात करना पसंद नहीं आया था, बल्कि सच तो ये था कि आर्या बिल्कुल भी हंस नहीं रही थी। वो बस प्रोफेशनली अमित से स्माइल करके बात कर रही थी, पर रुद्रम की नज़र में ये हंस हंस कर बात करना ही था। रुद्रम के हिसाब से आर्या सिर्फ उसके साथ ही हंस हंस कर बात कर सकती थी क्योंकि वो उसकी बीवी थी, और ऊपर से उसे आर्या का उसे इस तरह इग्नोर करना भी बिल्कुल भी नहीं लगा। वो उसे इग्नोर करके दूसरे आदमी के साथ बात कर रही थी। रुद्रम ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था, इसलिए उसने मैनेजर से बोलकर आर्या को काम से निकाल दिया। वैसे भी ये उसका होटल था तो मैनेजर ने भी बिना कुछ बोले आसानी से उसकी बात मान ली।
वैसे भी अगर ये रुद्रम का रेस्टोरेंट नहीं भी होता तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्रम अग्निहोत्री को मना कर सके, वो भी सिर्फ एक छोटी सी एम्प्लॉय के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों क्यों बोलो भगवान जी क्यों। इतना बोलकर आर्या वही सड़क के बीचों बीच बैठकर रोने लगी। उसका बहुत मन कर रहा था कि ना रोए ऐसे इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं जिसे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है वो, पर पता नहीं क्यों वो खुद को रोने से नहीं रोक पा रही है। उसे अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। तभी आसमान एकदम से काला हो गया और अचानक से बारिश स्टार्ट हो गए। बारिश की वजह से आर्या पूरी तरह से भीग गए। उसे अब चक्कर भी आने लगे थे, शायद से ज्यादा रोने की वजह से हो रहा था। आर्या ने खुद को संभाला और जमीन का सहारा लेकर खड़ी हो गई। वही कुछ दूर खड़ी कार आर्या की हर एक हरकत देख रही थी। जब उस शख्स ने आर्या की ऐसी हालात देखी तो उसने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। एक कार तेजी से आकर आर्या के ठीक बाजू में रुकी। वही अपने सामने एक कार को देख आर्या एकदम से चौंक गई और उसके कदम अपने आप ही पीछे हो गए। वो दूर जा पती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़कर कार के अंदर खींच लिया। उस शख्स ने कार का दरवाजा बंद किया और कार सड़क पर दौड़ा दिया। आर्या ने देखा कार के अंदर और कोई नहीं, उसी का रुद्रम है। ये देखकर आर्या ने कहा कि राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले उसके साथ क्या हुआ। ये याद आते ही उसे फिर से गुस्सा आ गया। आर्या ने कार का दरवाजा खोलना चाहा पर गेट नहीं खुला। ये देखकर आर्या दरवाजे पे मारते हुए बोली, दरवाजा खोलिए, मुझे बाहर जाना है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरा साथ ऐसा करने की, आर्या चिल्लाते हुए बोली। पर रुद्रम के ऊपर आर्या के बात का कोई असर नहीं हुआ। वो चुपचाप वैसे ही कार चलाता रहा। आर्या ने जब देखा रुद्रम उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा है तो उसे और गुस्सा आ गया और वो रुद्रम के कंधे पे मारते हुए बोली, मैंने कहा कार रोकिए, मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मुझे पता है कि आपके वजह से मुझे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। इतना बोल आर्या लगातार रुद्रम के बाजू पर मारने लगी और साथ ही साथ वो पता नहीं रुद्रम को क्या क्या बोले जा रही थी। आर्या की बकर बकर से रुद्रम अब तंग आ चुका था और उसके इस तरह मारने से उसे कार चलाने में परेशानी हो रही थी। पहले ही तेज बारिश की वजह से उसे ठीक से कुछ दिख नहीं रहा था और यहाँ आर्या उसे परेशान कर रही थी। तंग आकर रुद्रम ने ब्रेक लगा दिया। इस तरह अचानक ब्रेक लगने से आर्या खुद को संभाल नहीं पाए, उसका सिर बोनट से लगते लगते हुए बचा। आर्या चिल्लाते हुए, आप पागल हो गए हैं क्या। आर्या इसके आगे कुछ बोल पाती उससे पहले ही रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बिठा लिया। सबसे पहले उसने उसकी कमर पर अपना एक हाथ रखा और दूसरा उसकी सर के पीछे लगाकर उसे किस करना लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि आर्या को कुछ रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिला। कहाँ वो अभी रुद्रम पर चिल्ला रही थी, उसे मार रही थी, और कहाँ अब वो उसकी बाहों में थी और रुद्रम उसे। और आर्या को जैसे ही ये एहसास हुआ कि रुद्रम उसके साथ क्या कर रहा है, उसने रुद्रम को धक्का देना स्टार्ट कर दिया। लेकिन रुद्रम की पकड़ आर्या पर इतनी मजबूत थी कि आर्या चाह कर भी रुद्रम को खुद से दूर नहीं पा रही थी। थक हार कर आर्या ने कोशिश करनी बंद कर ली, पर उसे अपनी लाचारी पर दुख हो रहा था कि इतना कुछ होने के बाद भी वो रुद्रम को नहीं रोक पा रही थी। रुद्रम ने तो आर्या को शांत करने के लिए किस किया था, पर धीरे धीरे उसकी किस और इंटेंस और पेशेंट होती जा रही थी। रुद्रम अपनी आंखें बंद किए बस आर्या के होठों को चूम रहा था। उसने अपनी बंद की तो उसके आंखों के सामने फिर से रेस्टोरेंट का वो सीन आ गया जहां आर्या अमित से हंसकर बात कर रही थी। और ये याद आते ही रुद्रम की पकड़ आर्या की कमर पर और मजबूत हो गई और उसे विल्दली किस करने लगा। अब रुद्रम आर्या के होठों को चूमने के साथ साथ काट भी रहा था, जिस वजह से आर्या को दर्द को अपने होठों पर दर्द हो रहा था। लेकिन आर्या ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप रुद्रम को वो करने दिया जो वो करना चाहता था। तभी रुद्रम को अपने मुंह में कुछ नमकीन जैसा फील हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर आर्या की तरह देखा जो रही थी, और आर्या को इस तरह देख रुद्रम को अपने दिल में कुछ चुभता सा महसूस हुआ और उसने आर्या को एकदम से छोड़ दिया। रुद्रम के छोड़ते ही आर्या जोर जोर से सांस लेने लगी। ऐसा लग रहा था अगर रुद्रम अब उसे नहीं छोड़ता तो वो बेहोश हो जाती। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम ने भी अपना माथा उसके माथे से जोड़ लिया। इतने दिनों बाद रुद्रम को सुकून का एहसास हो रहा था जो पिछले कई दिनों से उसके पास नहीं था। आरोही कब उसका सुकून बन गई रुद्रम को पता ही नहीं चला। इन 1 महीने में रुद्रम ने एक पल भी चैन की सांस नहीं ली थी। आखिर उसका सुकून आर्या जो उसके पास नहीं थी, पर अब आर्या को अपने इतने करीब देखकर रुद्रम को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वाइफी, अब अगर तुमने कुछ कहा तो याद रखना मैं इस किस्से भी ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, वो भी कार में, और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी, इसलिए चुपचाप बैठो, हम घर जाकर बात करेंगे। इतना बोल रुद्रम ने आर्या को अपनी गोद से उठाकर उसे वापस अपनी सीट पर बैठा दिया और उसकी सीट बेल्ट लगा दी। रुद्रम की बात सुन आर्या हंसते हुए बोली, ओह तो आपको फैनोली याद आ ही गया कि आपका कोई घर भी है। रुद्रम समझ गया कि आर्या उसे ताना मार रही थी, पर फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया।
लगभग 1 घंटे के सफर के बाद रुद्रम की कार एक बड़े से बिल्डिंग के पास आकर रुकी। बारिश अब तक रुक चुकी थी और बादल भी साफ हो गया था, पर मौसम देखकर लग रहा था कि बारिश फिर से होगी। रुद्रम कार से बाहर आया और उसने जाकर आर्या के साइड का दरवाजा खोला ताकि आर्या बाहर आ सके। आर्या ने एक नज़र रुद्रम की तरफ और फिर उस बिल्डिंग की तरफ। रुद्रम उसे घर की जगह कहीं और ही ले आया था। आर्या इस समय काफी गुस्सा में थी, इसलिए रुद्रम के दरवाजा खोलने की बाद भी वो बाहर नहीं आए। अब बताओ आर्या नखरे भी किस इंसान को दिखा रही थी जिसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। ऐसा अभी कुछ देर पहले आर्या ही बोल रही थी। आर्या का उसे इस तरह इग्नोर करना रुद्रम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वो गुस्से से गेट पर झुककर आर्या से बोला, क्या बात है वाइफी, निकलने का इरादा है भी कि नहीं? नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, आप मुझे जानकी काकी के पास छोड़ दीजिए, आर्या रुद्रम की बात का जवाब देते हुए बोली। आर्या का जवाब सुनकर रुद्रम की आंखें एकदम से लाल हो गए। वो आर्या के कान के पास जाकर बड़े ही धीमी मगर डरवानी आवाज में बोला, वाइफी मैं तुम्हें थोड़ी सी आज़ादी क्या दे दी? तुम्हारे अंदर तो बहुत हिम्मत आ गई, इसलिए तो तुम मेरी बातों को काटने की और ना मानने की हिम्मत कर रही हो। क्यों सही बोल रहा हूँ ना मैं? वाइफी रुद्रम को अपने इतने करीब देखकर और उसकी बात सुनकर आर्या का पूरा शरीर डर के मारे से हर गया। आर्या ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। भले ही उसे रुद्रम से डर लग रहा था, पर वो ये डर रुद्रम को दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हिम्मत करते हुए अपनी कपकपाती हुई आवाज में वो बोली, ही हिम्मत तो मुझ में पहले भी थी और अब भी है, आपके आज़ादी देने या ना देने से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और किस बात से मैं आपसे डरूं? आपको जितना बिगाना था आप बिगाड़ चुके हैं, और वैसे भी मैं तो आपकी नज़रों में एक ऐसी औरत हूँ जो लोगों को अपने खूबसूरती की जाल में फंसाती हूँ, तो आपसे क्या डरना? अगर आपने मेरा कुछ बिगाड़ भी दिया तो मैं किसी और के पास चली जाएगी। आर्या जैसे जैसे बोल रही थी, रुद्रम का गुस्सा वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। आर्या की हिम्मत कैसे हुई खुद के बारे में ऐसे बोलने की? लेकिन आर्या यही नहीं रुकी, उसने उन लोगों का नाम लेना शुरू कर दिया जिसके बारे में एक बार रुद्रम ने उससे कहा था कि वो ऐसे ही दूसरे मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसती होगी। पहले जब रुद्रम को आर्या के बारे में गलतफहमी थी, जब वो आर्या को किसी लड़के के बात करते हुए देखता था तो उसे ऐसे ही ताना मरता था कि वो बस अपनी खूबसूरती से लड़कों को अपने जाल में फंसाना आता है। उस समय रुद्रम की नज़रों में आर्या किसी कोठे वाले से कम नहीं थी जिसका काम उसे सैटिस्फाई करना था। आर्या के कहने का मतलब था कि अगर रुद्रम उसके साथ कुछ करेगा या उसका कुछ बिगड़ेगा तो वो दूसरों मर्दों के पास चली जाएगी, और रुद्रम ऐसा कैसे होने दे सकता था? आर्या सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई चाहकर भी उसे आर्या से दूर नहीं कर सकता था, खुद आर्या भी नहीं। आर्या की हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़कर किसी और के पास जाने के बारे में सोचने की? वाइफी रुद्रम गुस्से से दहाड़ा। जय श्री राम। आज बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, इसलिए छोटा चैप्टर है, पर कल से लॉन्ग चैप्टर आएगा। अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में? ही हिम्मत तो मुझ में पहले भी थी और अब भी है, आपके आज़ादी देने या ना देने से मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ा है। और किस बात से मैं आपसे डरूं? आपको जितना बिगाना था आप बिगाड़ चुके हैं, और वैसे भी मैं तो आपकी नज़रों में एक ऐसी औरत हूँ जो लोगों को अपने खूबसूरती की जाल में फंसाती हूँ, तो आपसे क्या डरना? अगर आपने मेरा कुछ बिगाड़ भी दिया तो मैं किसी और के पास चली जाएगी। आर्या जैसे जैसे बोल रही थी, रुद्रम का गुस्सा वैसे वैसे बढ़ता जा रहा था। आर्या की हिम्मत कैसे हुई खुद के बारे में ऐसे बोलने की? लेकिन आर्या यही नहीं रुकी, उसने उन लोगों का नाम लेना शुरू कर दिया जिसके बारे में एक बार रुद्रम ने उससे कहा था कि वो ऐसे ही दूसरे मर्दों को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसती होगी। पहले जब रुद्रम को आर्या के बारे में गलतफहमी थी, जब वो आर्या को किसी लड़के के बात करते हुए देखता था तो उसे ऐसे ही ताना मरता था कि वो बस अपनी खूबसूरती से लड़कों को अपने जाल में फंसाना आता है। उस समय रुद्रम की नज़रों में आर्या किसी कोठे वाले से कम नहीं थी जिसका काम उसे सैटिस्फाई करना था। आर्या के कहने का मतलब था कि अगर रुद्रम उसके साथ कुछ करेगा या उसका कुछ बिगड़ेगा तो वो दूसरों मर्दों के पास चली जाएगी, और रुद्रम ऐसा कैसे होने दे सकता था? आर्या सिर्फ और सिर्फ उसकी कोई चाहकर भी उसे आर्या से दूर नहीं कर सकता था, खुद आर्या भी नहीं। आर्या की हिम्मत कैसे हुई उसे छोड़कर किसी और के पास जाने के बारे में सोचने की? वाइफी रुद्रम गुस्से से दहाड़ा। आर्या ये सारी बात अपनी आंखें बंद किए बोल रही थी, इस बात से अनजान की जैसे जैसे वो बोल रही थी रुद्रम का चेहरा भयानक होता जा रहा था, और जैसे ही उसके कान में रुद्रम की आवाज पड़ी वो एकदम से चिहुक उठी। रुद्रम गुस्से से बोला, वाइफी आज तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो, तुम निकलो बाहर, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे सामने किसी और आदमी का नाम लेने का अंजाम क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा सामने किसी और गैर मर्द का नाम लेने की? आज मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा, तुम अपने मुंह से किसी और का नाम लेने से पहले 100 बार सोचोगी। ये बोलकर रुद्रम ने गुस्से से आर्या को उसके बाजू के पकड़कर उसे लगभग घसीटते हुए कार से बाहर निकाला और उसे सीधे अपने कंधे पर किसी बोरी की तरह डाल उसे उस बिल्डिंग के अंदर ले गया।
ये सब इतनी जल्दी हुआ कि आर्या को कुछ समझ नहीं आया, और जब तक उसे समझ आया उसने खुद को रुद्रम के कांधे में पर पाया। ये देखकर आर्या घबरा गई और खुद को रुद्रम की पकड़ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। मैंने कहा ना मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, और वैसे भी जब आप मुझे अपनी बीवी मानते ही नहीं है तो आपको क्या फर्क है, मैं कुछ भी करूं, मेरा जो मन होगा मैं वो करूंगी, समझे आप कोई नहीं होते मुझे रोकने वाले, इसलिए मुझे नीचे उतारिए, आप मेरा साथ इस तरह जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आर्या रुद्रम की पीठ पर लगातार मारते हुए चिल्ला रही, पर रुद्रम के ऊपर आर्या के चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा आर्या की बातें सुनकर रुद्रम का दिमाग और गर्म हो गया। गुस्से के मारे उसकी आंखें एकदम लाल पड़ गई थी। रुद्रम जल्दी से आर्या को बिल्डिंग के अंदर गया। अंदर पहुंचकर रुद्रम उसे सीधे अपने रूम में ले जाकर जोर से बेड पर पटक दिया। आउच! रुद्रम के इस तरह पटकने से आर्या दर्द से चिल्ला उठी। सच में रुद्रम ने कुछ ज्यादा ही जोर से उसे फेंका था। आर्या अपने दर्द को काबू करते हुए हिम्मत के साथ बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई? आर्या अभी इतना ही बोल पाई थी कि रुद्रम एकदम से उसके ऊपर आ गया और उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, चुप, एकदम चुप, अगर तुमने एक शब्द भी और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और क्या कहा? तुम्हें मेरी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसा करने की, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? हाँ, और मैं कौन होता हूँ? वाइफी, मैं कुछ महीने के लिए क्या गया, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई कि मैं कौन हूँ? पति हूँ मैं तुम्हारा, और याद रखना ये बात मुझे दोबारा तुम्हें याद दिलाने की जरूरत ना पड़े, समझी? वरना मैं। इतना बोल रुद्रम आर्या को किस करने के लिए आगे बढ़ा ही था कि आर्या जो बार बार रुद्रम से छुटने के लिए बेड पर छटपटा रही थी, उसे रुद्रम की धमकी सुनकर गुस्सा आ गया। इसकी तो आखिर ये आदमी उससे चाहता क्या था? ना खुद चैन से रह सकता था और ना उसे रहने दे रहा था। आखिर उसने गलत ही क्या बोला? सच ही तो था। आखिर कौन सा पति अपनी पत्नी को भरे लोगों के बीच बेइज्जत करता है और उस पे अपना हुक्म थोपता है? यहाँ आकर उसे ये याद दिला रहा है कि वो उसका पति है। आर्या को इस वक्त इतना गुस्सा आ रहा था कि ये बयां करना भी मुश्किल था कि वो कितने गुस्से में थी, लेकिन अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता था कि गुस्से से उसका पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। आर्या को जल्दी से गुस्सा नहीं आता, पर आज सच में रुद्रम ने हद पार कर दी थी, इसलिए तो उसे अब रुद्रम के गुस्से से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था और ना ही उससे डर लग रहा था। आज आर्या ने सोच लिया था, अगर आज रुद्रम ने उससे अपने किया की माफी नहीं मांगी तो वो अभी के अभी रुद्रम से अपने सारे रिश्ते खत्म कर देगी। वो अब ऐसे घुट घुट कर नहीं जीना चाहती थी। ये क्या तरीका था? उसने पहले खुद उसे आजादी थी और कहा कि वो जो चाहे कर सकती है, और अब जब वो कुछ कर रही थी तो उसने अपने पावर का इस्तेमाल कर बिना किसी वजह से उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया। आर्या इस बात से गुस्सा नहीं आया थी कि रुद्रम ने उसे रेस्टोरेंट से निकाल दिया, बल्कि वो इस बात से ज्यादा गुस्सा थी कि उसने ऐसा करने से पहले एक बार भी उससे नहीं पूछा, जैसे उसका कोई लेना देना ही नहीं था। उसे उसकी भावना की कोई कद्र नहीं थी। वो बस एक बार बोल देता कि उसे उसका वहाँ काम करना पसंद नहीं है तो वो खुद वो नौकरी छोड़ देती। वैसे भी उसने बस टाइम पास के लिए ये जॉब ज्वाइन किया था, पर नहीं, इस आदमी को बस अपने मन करना होता था, उसे किसी दूसरे से कोई मतलब नहीं था। पर आर्या ने सोच लिया था कि वो इस बार चुप नहीं बैठेगी। आर्या ने अब आर और पार की लड़ाई करने का इरादा कर लिया था। अरे बहुत हुआ यार ये रोज रोज की लड़ाई और बहस, बस अब आर्या से और ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आर्या ने जब देखा कि रुद्रम उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा था तो ये देखकर आर्या का गुस्सा और बढ़ गया, क्योंकि इस आदमी को बस यही था। लेकिन उसने भी सोच लिया था कि आज वो उसे खुद के करीब नहीं आने देगी, इसलिए आर्या ने ना आओ देखा ना ताव और एक जोरदार लात रुद्रम के प्राइवेट पार्ट पर मारा दी, जिससे रुद्रम का चेहरे का रंग उड़ गया। आउच! वो आर्या के इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आर्या उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं था जब वो ऊपर अपने जोर दिखा रहा था, पर आर्या ने पहले कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। वो चीखती थी, चिल्लाती, पर कभी उसने उस पर हमला नहीं किया था। रुद्रम दर्द से करहाते हुए बोला, आर्या ये क्या किया तुमने? उतना बोलकर रुद्रम अपना वो पार्ट पकड़कर बेड पर लेट गया। रुद्रम को उस जगह इतना दर्द हो रहा था कि वो अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। दर्द से उसका पूरा चेहरा पीला पड़ गया था। आर्या जल्दी से बेड से उठी और उसने वही टेबल पर पड़ा ग्लास का जार उठा लिया अपनी सेफ्टी के लिए। आर्या ने एक नज़र रुद्रम की तरफ देखा जो दर्द में करहा रहा था। आर्या को खुद उम्मीद नहीं थी वो ऐसा कुछ कर देगी, पर उसे कुछ तो करना ही था रुद्रम को खुद से दूर करने के लिए, और उस समय उसके दिमाग में ऐसे अच्छे आइडिया नहीं आया, लेकिन फिर भी उसने इस बात का ध्यान रखा था कि वो रुद्रम को ज्यादा जोर से न मारे। उसे ये बात अच्छे से पता था कि अगर उस जगह पे उसने ज्यादा जोर से मार दिया और उसे कुछ हो गया तो उसके क्यूट क्यूट से बच्चे का क्या होगा। वो कुछ भी हो जाए पर अपने आने वाले बच्चे को नहीं मर सकती थी। भले ही वो गुस्से
मैं थी पर फिर भी वो उसका पति था, वो उसे ज्यादा चोट कैसे पहुंचा सकती थी, वो भी उस जगह पर बिल्कुल भी नहीं। रुद्रम बेड से उठा और आर्या के पास जाते हुए गुस्से से बोला, आर्या तुम्हारी हिम्मत किसी हुई मुझे उस जगह मारने की? तुम्हें पता भी है कि अभी क्या हो सकता था? आर्या ने जब रुद्रम को अपने पास आते हुए देखा तो वो ग्लास का जार रुद्रम को दिखाते हुए बोली, मेरे पास मत आना, मैं बोल रही हूँ पास मत आना वरना मैं आपका सर फोड़ दूंगी, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आर्या क्या तुम पागल हो गई हो? पहले तुमने मुझे मारा और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम मुझे इससे मरने की बात कर रही हो? क्या आज तुम्हारा मेरी जान लेने का इरादा है? रुद्रम आर्या के करीब आते हुए बोला, उसका गुस्सा भी इस समय काफी तेज था। मैंने कहा ना, दूर रहिए मुझसे, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं आपको मार दूंगा। आर्या रुद्रम को मारने का नाटक करते हुए बोला। उकोश, उसका ऐसा सच में करने का कोई इरादा नहीं था। आखिर रुद्रम जैसा भी था उसका पति था, वो अपने ही पति को कैसे मार सकती थी, वो भी इस खतरनाक चीज से? तो बिल्कुल भी नहीं। वही आर्या की बात सुनकर रुद्रम अपनी जगह पर रुकते हुए बोला, ठीक है मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास अब खुश। हालांकि रुद्रम को डरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आर्या चाहे भी तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट था और उसके लिए इन सब हमलों से बचना बच्चों का खेल था। लेकिन रुद्रम को आर्या की फिक्र थी, उसे डर था कि कहीं इस हाथापाई में कहीं आर्या को चोट न लग जाए। अब रुद्रम आर्या के साथ क्या करेगा? प्लीज आप सब मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको आर्या और आरोही की स्टोरी में से किसकी स्टोरी सबसे अच्छी लग रही है, या दोनों ही स्टोरी अच्छी है और किस स्टोरी को इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में? रुद्रम बेड से उठा और आर्या के पास जाते हुए गुस्से से बोला, आर्या तुम्हारी हिम्मत किसी हुई मुझे उस जगह मारने की? तुम्हें पता भी है कि अभी क्या हो सकता था? आर्या ने जब रुद्रम को अपने पास आते हुए देखा तो वो ग्लास का जार रुद्रम को दिखाते हुए बोली, मेरे पास मत आना, मैं बोल रही हूँ पास मत आना वरना मैं आपका सर फोड़ दूंगी, दूर रहिए मुझसे, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। आर्या क्या तुम पागल हो गई हो? पहले तुमने मुझे मारा और उससे भी तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम मुझे इससे मरने की बात कर रही हो? क्या आज तुम्हारा मेरी जान लेने का इरादा है? रुद्रम आर्या के करीब आते हुए बोला, उसका गुस्सा भी इस समय काफी तेज था। मैंने कहा ना, दूर रहिए मुझसे, मैं सच बोल रही हूँ कि मैं आपको मार दूंगा। आर्या रुद्रम को मारने का नाटक करते हुए बोला। उकोश, उसका ऐसा सच में करने का कोई इरादा नहीं था। आखिर रुद्रम जैसा भी था उसका पति था, वो अपने ही पति को कैसे मार सकती थी, वो भी इस खतरनाक चीज से? तो बिल्कुल भी नहीं। वही आर्या की बात सुनकर रुद्रम अपनी जगह पर रुकते हुए बोला, ठीक है मैं नहीं आ रहा तुम्हारे पास अब खुश। हालांकि रुद्रम को डरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि आर्या चाहे भी तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि वो मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट था और उसके लिए इन सब हमलों से बचना बच्चों का खेल था। लेकिन रुद्रम को आर्या की फिक्र थी, उसे डर था कि कहीं इस हाथापाई में कहीं आर्या को चोट न लग जाए। वही दूसरी तरफ आरोही को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक अंधेरे कमरे में पाया। पहले तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया कि वो कहाँ है। चारों तरफ बहुत अंधेरा था जिससे उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और साथ ही साथ उसका सिर भी घूम रहा था। आरोही अपना सिर पकड़ते हुए बोली, ये मेरा सिर इतना दर्द क्यों कर रहा है और मैं कहाँ हूँ, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? आरोही चिल्लाते हुए बोली, कोई है क्या? यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? प्लीज कोई मेरी मदद करो। पर आरोही को कोई जवाब नहीं मिला। आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था ये उसके साथ क्या हो रहा है। आरोही ये सब सोच रही थी कि तभी उसे धीरे धीरे सब याद आने लगा। उसे याद आया कि वो तो कॉलेज में थी और वॉशरूम गई थी और उसके आगे का उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। आरोही खुद से ही बोली, मैं कॉलेज में थी तो फिर यहाँ कैसा आए और मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है? ये सब सोचकर आरोही को अब डर लगने लगा था। वो समझ गई कि कुछ ठीक नहीं है, जिस वजह से उसे घबराहट भी हो रही थी। रूम में अंधेरे होने की वजह से उसे समझ भी नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है। थोड़ी टाइम बाद जब उसकी आंखें उस अंधेरे में एडजस्ट हो गई तो उसे कुछ दिखाई देने लगा था। तभी उसकी नज़र दरवाजे पर गए। ये देखकर वो खुश हो गए। उसे लगा वो वहां से किसी को अपनी मदद करने के लिए बुला सकती है। पक्का उसकी आवाज़ सुनकर कोई उसकी मदद करने तो जरूर आ जाएगा। वो धीरे से गेट के पास गए और जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगी और बोली, कोई है क्या यहाँ? मुझे बाहर निकालो, मैं यहाँ रूम के अंदर बंद हूँ। क्या किसी को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? प्लीज़ मेरी मदद करो। आरोही ऐसी ही चिल्लाती रही पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। ये देखकर वो वही जमीन पर बैठ गए। उसे इस समय दक्ष की बहुत याद आ रही थी। वो धीरे से बोली, हबी आप कहाँ हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है और मुझे बहुत डर भी लग रहा है। हबी प्लीज़ जल्दी से मेरे पास आ जाओ और मुझे यहाँ से ले जाओ। मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
ये बोलते हुए उसके आंख में आंसू आ गए। आरोही अपने आप को मजबूर दिखने की कितनी भी कोशिश क्यों न करती हो, पर अंदर से उसका दिल अभी भी वो मासूम ही था। आरोही की आंखें से सामने कुछ धुंधली चीजें नजर आने लगे, जिसे देखकर आरोही ने कसकर अपनी मुट्ठी भींच ली। आरोही के साथ पिछले जन्म में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उस समय भी ऐसा ही किसी ने किडनैप कर लिया था और उसका लगभग रेप ही दिया था। वो तो अच्छा हुआ कि उस समय दक्ष सही समय पर आ गया, वरना वो सोच भी नहीं सकती थी कि उसके साथ क्या हो सकता था। आरोही को इस बात का ही डर लग रहा था कि कहीं इस जन्म में भी उसके साथ कुछ वैसा ही न हो जाए। उस समय वो बच गई थी, पर जरूरी नहीं थी हर बार उसकी किस्मत उस पर मेहरबान हो। वहीं दूसरी तरफ दक्ष एक मीटिंग में था कि तभी उसका फोन बजा। दक्ष ने एक नज़र अपनी फोन की तरफ देखा और अननोन नंबर देखकर उसने कॉल को इग्नोर किया और वापस से मीटिंग पे ध्यान देने लगा।